ब्रह्मांडे की कल्पना भारतीय मनीषियों ने की थी। ये मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी था। मानव मन की विचारणा में जो कुछ भी घटित होता है वह उसकी कृति और सृष्टि है। साहित्यकारों ने इसके सौंदर्य का वर्णन विभिन्न उपमानों, अप्रस्तुत उपमानों के आधार पर किया है। नमस्कार दर्शकों, आज कोना मनका में मैं आपको एक ऐसी कवित्री लेखिका से मिलवाने जा रही हूँ जिनके व्यक्तित्व में, उनकी रचनाओं में ने भरबस मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है। अम्मा भेलूर में जन्मी प्रियमवदा हिंदी, संस्कृत और मनोविज्ञान में परास्नातक हैं। विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी धाक बनाई है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए शीघ्र मिलवाते हैं आपको अपनी आज की अतिथि से, प्रियमवदा से। प्रियमवदा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोना मनका में। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने अपने मंच से मुझे आमंत्रित किया, और हार्दिक नमस्कार आपका। आपने लेखन की शुरुआत कब की? लेखन की शुरुआत मेरी हुई वो गद्य से ही हुई। जब मैं 9th से लेकर के और 12वीं के लेवल के बीच में थी, जब मैं कक्षा 9 की विद्यार्थी रही, तो हमारा जो स्कूल था वहाँ वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, और कुछ 3-4 दिनों का कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पे होता था, और उसके लिए स्कूल प्रबंधन जो था वो सारी सुविधाएं मुहैया कराता था। तो नाटक वहाँ खेले जाते थे। अच्छा, थोड़ी मुखर होने के नाते शुरू से तो कोई अध्यापक गण ऐसे कह देते थे कि हाँ, कुछ ले आओ, कुछ नई चीज़ लाओ जिसको हम लोग इस बार प्रस्तुत कर सकें। तो मैं किससे मांगने जाती या किसके यहाँ कहने जाती, तो मैं खुद नाटक लिखा करती थी। बहुत सारे नाटकों को बड़ी ख्याति मिली और लोगों ने बड़ा सराहा, और अक्सर मैं उसमें पुरुष का अभिनय भी किया करती थी, पुरुष पात्र बनती थी मैं। और उस ज़माने में सन 2000 में मैंने 12 पास किया। तो सन 2000 और 98, 99 तक, 96, 97 में कोई 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये इनाम मुझे मिलते थे, और मुझे लगता था कि इतने पैसों का मैं करूँगी क्या। उस समय पैसों की उपयोगिता बिल्कुल ही नहीं मालूम थी। तो सबसे पहले मैंने नाटक से शुरुआत की, उसके बाद कभी कभी कोई सरस्वती वंदना लिख देना या कुछ भी लिख देना। लेकिन ईश्वर की, माँ सरस्वती की ये बड़ी कृपा रही कि जैसे चाहा वैसे लिखा। और आज अगर कुछ कमियां हैं तो वो मेरी लापरवाही है, आगे भी अगर कुछ कमी रहती है तो वो मेरी लापरवाही से ही हो सकती है। सही कहा आपने कि जब कभी भी कोई काम आप करते हैं और आप उससे संतुष्ट नहीं होते, तो ये कहीं ना कहीं आपके काम के प्रति लापरवाही ही मानी जाएगी। उचित कहा आपने। प्रियमवदा जी, आपने गद्य की विविध विधाओं में लिखा है, स्वयं नाटक लिखती थी और उसे मंचित भी करती थी। गद्य विधा में विशेष रुचि का कारण क्या रहा था? जी हाँ, जैसा कि आपने कहा कि गद्य आपकी पहली रुचि है या गद्य में आप इंटरेस्ट रखती हैं, तो ये सच है कि गद्य जो है, क्योंकि गद्य में लेखक को अपनी बातों को विस्तार देने के लिए बहुत बड़ा एक आयाम होता है। आप गद्य में खुलकर अपने और अपने पात्रों को जैसे चाहें वैसे बरस सकते हैं, जबकि पद्य के साथ ऐसी बात नहीं होती है। पद्य में आप छोटे और सांकेतिक शब्दों में आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत बड़ी बात कहनी है, बहुत विस्तार देना है लेखन को, तो गद्य ही है। और गद्य में शुरू से नाटक मेरा पसंदीदा रहा, आज भी है। और वैसे तो सभी विधाएं एक से बढ़कर एक हैं, सभी का अपना सौंदर्य है, और सब जैसा समय होता है उसके हिसाब से लिखना भी और पढ़ना भी दोनों होता है। क्योंकि अगर आपके पास लंबा टाइम नहीं है तो उपन्यास बेमज़ा हो जाता है। आप शुरू कर देते हैं और फिर कितने दिन बाद आप उस पर पलटते हैं, तो उसके बीच कहानियाँ हमारा साथ निभाती हैं कि आप कुछ भी नहीं तो आप सोने से पहले एक कहानी पढ़ लेते हो, आनंद आ जाता है।
तो इस तरह से गद्य तो हमारी पहली रुचि है और आखिरी भी रुचि रहेगी। हाँ, कविताओं का भी अपना अनूठा मतलब होता है। कविताएं तो आप चलते फिरते जता कदा के जैसे भी लिख लेते हैं, ये कविताओं के साथ सुविधा होती है बाद में। जी, सही बात है कि कविताएं तो कहीं भी लिखी जा सकती हैं, लेकिन गद्य लिखने के लिए गद्य को विस्तार चाहिए, और गद्य विधा में तो आप माहिर हैं। गांव की सोंधी मिट्टी सी खुशबू आपके व्यक्तित्व में झलकती है, तो प्रियंवदा जी, ग्रामीण परिवेश का कोई ना कोई लाभ तो आपको जरूर मिला होगा। हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। तो इसके उत्तर में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इस बात को लेकर बहुत ही गौरव महसूस करती हूँ कि मेरा जन्म गांव में हुआ। गांव में जन्म होने का सबसे बड़ा जो मुझे फ़ायदा हुआ वो ये कि मैंने प्रकृति के विभिन्न रूपों को बहुत नज़दीक से देखा, और लोगों का जीवन कितना कठिन और कितना सरल हो सकता है, ये दोनों चीज़ें भी मुझे दिखी वहाँ पे। और ये अलग बात है कि रचनाओं में क्या दिखता है। और हाँ, ज़रूर परिवेश तो चित्रित होना ही होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी जिस परिवेश से आता है वो तो दिखता ही है, और दिखना भी चाहिए, क्योंकि वो आपकी मौलिक पहचान होती है। और गांव से परे रहकर, गांव से दूर रहकर गांव के संदर्भ में सोचना या गांव के बारे में लिखना, ये एक अलग बात है। और गांव में रहकर वहाँ के उतार चढ़ाव, वहाँ की जीवनचर्या को देखते हुए लिखना, ये एक अलग बात है। आपने सही कहा कि अनुभव करके लेखन करने की बात ही कुछ और है। तो मेरा मन आज ये जानने को उत्सुक है कि लेखन के दौरान जरूर कोई ना कोई आपके आदर्श भी रहे होंगे, बताएं। जी, आपने सच कहा कि साहित्य साधना में रत रहते हुए आपके कुछ आदर्श रहे होंगे। बेशक आदर्श सबके होने चाहिए, और मुझे विद्रोही तेवर के लोग बहुत पसंद आते हैं। सदैव से ही कबीर में जो विद्रोह दिखता है, जैसे उन्होंने सभी धर्म के आडंबरों की धज्जियाँ उड़ाई हैं, वो बिरला ही कोई कर सकता है, और शायद किया ना, अभी तक किसी ने किया नहीं उनके बाद। और वही तेवर मुझे निराला के भी दिखते हैं, जब उन्होंने छंद की परिधि से बाहर आकर रचना रची, और साहित्य जगत के बहुत सारे पुरोधाओं ने उनकी रचनाओं को रबर छंद या केचुआ छंद कह करके दुत्कारा। आज मैं मानती हूँ कि अगर निराला ने यह प्रयोग नहीं किया होता तो बहुत सारे लोग रचनाकार बनने से रह जाते। बहुत सारे लोग जिन्हें छंद का ज्ञान नहीं है, वो शायद कविताओं पर अपनी कलम नहीं चला पाते। तो एक बहुत बड़ी क्रांति के द्योतक रहे वे लोग, और उन्हें मैं कहना चाहूँगी कि वे मेरे आदर्श हो सकते हैं कहीं से। हालांकि क्योंकि आदमी की एक कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो सबसे इतर हो, सबसे अलग हो। सभी लोग साहित्य सर्जना करने वाले लोग तो सभी उसी कर्म से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कोई सूक्ष्मतम ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उनको एक दूसरे से भिन्न कर दे। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई चीज़ अलग होती है जो उसे दूसरों से अलग दर्शाती है, और व्यक्ति को कुछ ना कुछ ऐसा करना भी चाहिए कि जो दूसरों से हट कर हो। प्रियंवदा जी, आजकल बहुत नए लेखक हैं और कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, तो नवोदित रचनाकारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? और जैसा कि आपने कहा कि आप युवा लेखकों को क्या संदेश देना चाहेंगी, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि सच में आपके दिमाग में लेखन का कीड़ा है, वो आपको तब तक चैन नहीं लेने देता है, आप जब तक कुछ लिख नहीं लेते हैं, वो आपके दिमाग में हलचल मचाए रहता है, तो आप लिखिए, ज़रूर लिखिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और लिखने पढ़ने से बेहतर कोई काम नहीं दुनिया में, जैसा मैं सोचती हूँ। लेकिन सबका अपना प्रारब्ध भी होता है, जिसे जहाँ जाना होता है वो वहाँ जाएगा। हाँ, जो लेखन से जुड़े हैं, लेखन को पूजा समझें, लेखन में कोशिश करें कि सात्विक शब्दों के साथ अपनी बातों को वो रखें, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कि बोल्ड कहलाने के चक्कर में बहुत सारी नंगी चीज़ें लोग परोस देते हैं। तो हम कुछ सारगर्भित शब्दों के साथ भी उन चीज़ों को समाज के समक्ष, पाठक के समक्ष रख सकते हैं। इसलिए ये मेरा संदेश रहेगा कि यदि आपके अंदर आपको लगता है कि हाँ, एक
एक कलमकार है, एक लेखक है, अगर आपकी दृष्टि उन सभी वंचित विषयों पे जाती है जिनको हमारी कलम की दरकार है, तो आप लिखते रहिए, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। बड़ी सही और सच्ची बात आपने कही है कि यदि लेखक बनना चाहते हैं तो लिखते रहिए, यही सच्ची साहित्य साधना है। आप लिख रही हैं, निरंतर लिख रही हैं, और आपको लेखन के दौरान कई महत्वपूर्ण सम्मानों से नवाजा भी गया है। कैसा अनुभव करते हैं? सम्मानों के प्रति जो मेरे दृष्टिकोण की बात है, तो मुझे लगता है कि हमको या किसी को भी अपना काम करते रहना चाहिए, अपने क्षेत्र में बेहतर देने की कोशिश करनी चाहिए। कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, अगर आप कर्म करते हैं तो उसका प्रतिसाद आपको मिलना ही मिलना है। वो आज मिले, कल मिले, जब भी मिले, लेकिन मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा। हाँ, जहाँ तक मैं अपने को देखती हूँ, मैंने कभी इसलिए नहीं लिखने की कोशिश की कि नहीं बड़ा नाम हो जाएगा, बड़ा सम्मान मिल जाएगा, क्योंकि लेखन मेरी भूख है, इसलिए मैं लिखती हूँ। और फिर आप लिखिए, पढ़िए, आप जो भी जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं उसमें पूरे समर्पण, पूरी लगन, पूरी आस्था के साथ कीजिए। आपकी आस्था जरूर फल देगी एक दिन। और सम्मान तो इस सिस्टम का एक अंग है, वो भी सम्मान का भी अपना जरूर मतलब होता है। सम्मान से लोगों को, बहुत बार सम्मान से लोगों को अति उत्साह आता है, जिससे वो आगे भी कुछ और अच्छा करने को तत्पर होते हैं। तो सम्मानों की भी जीवन में अपनी भूमिका है। हाँ, अपना कर्म सबसे प्रधान होना चाहिए। आपकी रचनाओं को मैं पढ़ती रहती हूँ। हर लेखक की, कवित्री की अपनी कोई ना कोई रचना पसंदीदा होती है, निसंदेह आपकी भी होगी। तो अपनी कोई रचना हमारे दर्शकों को सुनाइए जो आपको बेहद पसंद हो। दुनिया रोज थोड़ी थोड़ी बनती है, दुनिया के भीतर न जाने कितनी दुनिया रोज निर्मित और प्रलय को प्राप्त होती है। दुनिया के भीतर न जाने कितनी दुनिया रोज निर्मित और प्रलय को प्राप्त होती है। वैसे ही जैसे ब्रह्मांड में अनगिनत ब्रह्मांड रोज निर्मित और नष्ट होते हैं, वैसे ही जैसे ब्रह्मांड में अनगिनत ब्रह्मांड रोज निर्मित और नष्ट होते हैं, वैसे ही जैसे दरिद्र की दुनिया में रोज आती हैं रोटियां, वैसे ही जैसे दरिद्र की दुनिया में रोज आती हैं रोटियां, वैसे ही जैसे एक औरत में जन्मती और मरती रहती है बार बार लड़की, वैसे ही जैसे एक औरत में जन्मती और मरती रहती है बार बार लड़की, वैसे ही जैसे बूढ़े पिता की स्मृति के धुंधले पटल पर पुत्र का अक्स, वैसे ही जैसे बूढ़े पिता की स्मृति के धुंधले पटल पर बूढ़े पिता का अक्स दुनिया रोज थोड़ी थोड़ी बनती है, वैसे ही जैसे आसन्न प्रसवा के चेहरे पर पीड़ा की लहर, वैसे ही जैसे आसन्न प्रसवा के चेहरे पर पीड़ा की लहर, वैसे ही जैसे खूंटे से बधी गाय का देखना चारागाह को, वैसे ही जैसे हर रात उतर जाना चाँद का गंगा की पेटी में, वैसे ही जैसे हर रात उतर जाना चाँद का गंगा की पेटी में दुनिया रोज़ थोड़ी थोड़ी बनती और बिगड़ती है। आपका नया काव्य संग्रह बंद दरवाजे के मकान आने वाला है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मेरा संग्रह भी आने वाला है। संग्रह का नाम है बंद दरवाज़ों के मकान। कुछ 75 के आसपास कविताएं संकलित हैं उसमें। यही कुछ है। फिर संग्रह आने के बाद इसके संदर्भ में हम या पाठक वर्ग इसकी चर्चा कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंवदा जी कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल के लिए निकाला और आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमारी यह बातचीत सारगर्भित रही। हम प्रयास करेंगे कि पुनः हम आपसे मुलाकात करें और एक नए विषय पर बातचीत करें। तब तक हम दर्शकों से चाहेंगे कि आप हमें आज्ञा दीजिए और हाँ, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर बार किसी नए शख्सियत से मिलने के लिए इसी चैनल पर